सो स्टूडेंट्स, चैप्टर वो थर्ड चैप्टर है ना, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, एंड इन चैप्टर थर्ड we have done who is an MLA heading, है ना, the heading was who is an MLA, it was done. अन्वेषा बेरे है ना, बार बार आप एडमिट हो रही हैं फिर बाहर जा रही हैं, है ना, नेक्स्ट टाइम एडमिट नहीं हो पाएंगे आप। एक बार एडमिट होने के बाद फिर बार बार आप आउट मत होइए, ठीक है। सर दूसरे सब्जेक्ट्स कब पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी? वो भी पढ़ाए जाएंगे। जब पहले एक एक चीज़ को लेकर हम पैरेलल नहीं चल सकते ना, एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे। कुछ चैप्टर जब इसमें के हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री ले लेंगे या ज्योग्राफी ले लेंगे, ठीक है। अभी आप सभी लोग बुक्स ज़रूर ले लिए होंगे, आई एक्सपेक्ट यू, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने बुक ज़रूर ले लिया होगा। यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक, है ना, PDF, और दिस इज योर चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर ये सब कुछ डिस्कस कर लिया करिए। ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, ये जो यहाँ पिक्चर दिख रही है ना आपको, ये पिक्चर जो दिख रही है, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं और फिर आगे क्या हो रहा है, ये सब आप लोग पढ़ा करिए ना, रीडिंग क्या करिए, इससे बहुत अच्छा नॉलेज होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये सब आप लोगों के लिए ही है, छोड़ दिया जाता है, आप लोगों के लिए ही बुक में दिया जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा होता है। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा सीधे सीधे, मान लीजिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, अभी तो नहीं, अभी आपका यूनिट वाला एग्ज़ाम जब होगा वो तो आपका ऑप्शनल बेस्ड होगा, वो तो आपका बुक बेस्ड होगा, बुक को आपको अच्छे से रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जितना अच्छा जो स्टूडेंट जितने बार बुक की रीडिंग करेगा, जितने बार चैप्टर की रीडिंग करेगा, रिवाइज करेगा, एक बार रिवीजन कर लिया, फिर कुछ दिनों बाद रिवीजन कर लिया, फिर कुछ दिनों बाद रिवीजन कर लिया, बुक में ही पेंसिल का यूज करके बहुत सारा बुक में ही अंडरलाइन, है ना, किया करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड पर सर्किल किया करिए, नोट किया करिए, ये सारी बातें बुक में किया करिए, बुक को ही अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि बार बार आपको इसी को रीडिंग करना होगा। और क्वेश्चन आंसर भी आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपके यहीं से आएंगे, है ना। हाफ ईयरली एग्जाम में और एनुअल एग्जाम में वहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए रिटन के लिए मौका आए, या अगर रिटन नहीं होता है तो ऑनलाइन भी होगा, तो उसमें ऑप्शनली आएगा, तो उसमें उसके लिए भी आपको बुक रीडिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो 1 महीने का समय है, इधर 1 डेढ़ महीने का, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बुक रीडिंग अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो बुक रीडिंग किया करिए आप लोग। तो अगर MLA के बारे में आपसे पूछ लिया है तो MLA से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ से एटलीस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, आराम से। और हम लोगों ने यही तक पढ़ लिया था, ये पढ़ रहे थे हम लोग ना, एवरेज स्टेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यहीं से पढ़ना है आप सभी को। यस सर। बताएं मुझे। यस सर। हाँ, देवेंद्र सिंह, बार बार बेटा ऐसा नहीं करो देवेंद्र, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। देवेंद्र सिंह पढ़ना है बेटा, चुपचाप बैठिए, है ना, समझिए उसको। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एवरी स्टेट इन इंडिया, जो बात आपको बताया गया है कि एक जैसे ये इंडिया है, ये आपको इंडिया का पिक्चर दिख रहा है ना, इस पिक्चर को याद कर लीजिए, ठीक है ना। इस पिक्चर को याद करने का मतलब क्या है, इसको डेली जब बार बार देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश आपका ये रहा, ठीक है, इधर ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ भाग ये कौन सा है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ है क्या, तो हाँ छत्तीसगढ़ है। फिर इधर देखिए महाराष्ट्र है ना, ये इधर राजस्थान है। और इस तरह से आप लोग स्टेट की जानकारी लीजिए, मैप की इंफॉर्मेशन आपको लेना है कि कौन सा मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपका असम है ना, ये पूरा ईस्टर्न इंडिया होता है, ये पूरा नॉर्थर्न इंडिया माना जाता है। तो इस तरह से भी थोड़ी बहुत आप लोग इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने हिसाब से क्या करिए, उसको लेते जाइए, ठीक है। सर इसको अंडरलाइन कर ले, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव। हाँ, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है। इसके बाद अगला पैराग्राफ भी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के आप कह सकते हैं कि ये की पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, है ना, इनका एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन सभी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो देखेंगे
एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में जितना भी स्टेट है ना वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने के लिए मिलती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली का सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ पर एमएलए का इलेक्शन होगा और एमएलए जब इलेक्ट हो जाएंगे, चुन लिए जाएंगे, तो इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे और इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर अपने स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए नहीं, केवल अपने स्टेट के लिए क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, ठीक है ना, केवल अपने स्टेट के लिए, ठीक है ना, एवरी स्टेट, याद रखिएगा। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये वर्ड याद रख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूंसीज, यही मैं आपको बता रहा था, इस वर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड, प्रत्येक स्टेट को ना, जैसे ये एक स्टेट है, यही बात मैं आपको बार बार बता रहा था कि एक स्टेट है ना, उसको हम लोगों ने कितने पार्ट में मान लो डिवाइड कर लिया, तो कितने पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इधर करके 6 हो गए, 6 पार्ट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई, 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई, ठीक है ना। 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 6 एमएलए चुने जाएंगे। ये भी बात समझ लीजिए, 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है कि 6 क्या हो जाएंगे, 6 एमएलए आपके चुने जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, जिसको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट हो, फॉर एग्जाम्पल से समझ लेगा। लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया गया है। कोई भी स्टेट ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश लगते हैं, मध्य प्रदेश ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी ले रहे हैं हम लोग। देखो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है आपके मैप में, ये आपका रहा हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे HP दिया हुआ है, जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, ये आपका, यहीं पर आपका हिमाचल प्रदेश है। ये आपके यहाँ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये देखिए ये आपका जम्मू है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये पूरा इधर लद्दाख है। मैं फिर से सर्कल कर रहा हूँ, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, देखिएगा ये इधर आपका जम्मू है, जम्मू कश्मीर है पूरा, और ये पूरा पोर्शन आपका लद्दाख का है, और इन्हीं के बीच में आपका HP यानी कि जम्मू, ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। यहीं पर आपका हिमाचल प्रदेश, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू नाजमा, प्लीज डोंट डू इट। आई नो दैट आपको बहुत पता है मोबाइल चलाना, डोंट डू दैट, ठीक है ना। आपसे भी बहुत ज़्यादा जानकार यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, वो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। तो देखिए डिफरेंट एरियाज कंसेंटीज, तो याद रखिएगा ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने तो पूरा पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट बताया है, तो आप बताएंगे कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहाँ उतनी ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जब उतनी ही लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनको प्रत्येक स्टेट को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसीज में। प्रत्येक ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसी, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक स्टेट है, उस पूरे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज को हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना। निर्वाचन जहाँ से निर्वाचन होता है, जहाँ से चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जहाँ से लोग प्रत्याशी खड़े होते हैं, ठीक है ना। एक स्टेट है, अब देखिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप लोग इसको जब काउंट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया हैं, और जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया होंगे उतने ही MLA चुने जाएंगे, ठीक है। क्लियर होगा? यस। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, हिमाचल प्रदेश का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे कि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। याद रखिएगा 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब समझ रहे हैं कि क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश वाला जो स्टेट है वहां पर कितने MLA बनेंगे, बताइए? 68। और अगर आपसे कोई उल्टा करके पूछे कि भैया ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में 68 MLA हैं, तो फिर 68 MLA हैं तो वहां पर कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी? 68। वहां की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो भी 68 होंगी। भाई एक निर्वाचन क्षेत्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक MLA होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक MLA, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में दूसरा MLA, तो 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हिमाचल प्रदेश में, तो 68 MLA होंगे, ठीक है ना। अब आप लोग यहीं से कैलकुलेट करिए। अमन कुमार
डोंट डू बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग? डोंट डू कहिए तो पहले मैं आप लोगों को रिमूव ही कर दूँ, फिर इसके बाद क्लास करूँ। तो देखिए अंशिका, हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबलीज कंस्टिट्यूंसीज, ठीक है ना। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसीज, अब ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसीज, बुक में सब दिया है, फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसीज द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। यही बात मैंने आपको बताया है ना, कि प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी से जो लोग होंगे ना, वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी हमारा उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र से आगे जाने वाला प्रतिनिधि, यानी उस क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर वो एमएलए उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेगा, तो जब वो एमएलए बोलेगा ना खड़ा होकर, तो ये समझा जाएगा कि ये पर्सन नहीं बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, उस एरिया के जितने लोग हैं वो बोल रहे हैं। बात समझ में आई? लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये डिस्कशन होता है कि ठीक है अब आप दूसरा एमएलए खड़े हो, वो बताएं क्या प्रॉब्लम है, तो जब दूसरा एमएलए, उसका कोई भी नाम हो सकता है, जब वो खड़ा होगा बोलेगा, तो वो ये नहीं समझा जाता है कि वो एमएलए जो उसका नाम है केवल वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, वो जिस एरिया से आया हुआ है, जितने एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता हुआ आया है, उतने सारे लोग हैं बोल रहे हैं। किसके माध्यम से? उस एक एमएलए के माध्यम से, उस एक एमएलए के माध्यम से, यानी हजारों लोग उस एक एमएलए के माध्यम से उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि सारे लोगों को, मोहल्ले के सारे लोगों को उठाकर तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं ले जा सकते हैं, एक एक रिप्रेजेंटेटिव को ही ले जाएंगे। ये सारी बात डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है ना। सर अगर दूसरे बोलिए सर, अगर दूसरे एमएलए उस एमएलए की बात से सहमत ना हो तो वो रूल नहीं माना जाता ना? अगर नहीं, जब डिस्कशन सभी कर सकते हैं, वो तो अपनी अगर प्रॉब्लम बता रहे हैं तो प्रॉब्लम में मानने ना मानने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्रॉब्लम सभी एमएलए एक दूसरे को अपने अपने एरिया की बता सकते हैं। वो कैसे नहीं मानेंगे? अपने एरिया का एमएलए है तो वो तो अपने एरिया का एमएलए तो वही जानेगा ना, दूसरा प्रॉब्लम नहीं जानेगा। तो वो सर एमएलए कहता है कि इस तरह का रूल बना जाए। नहीं, वो रूल और लॉ, हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, वो रूल्स बनने की बात होगी। जब कोई नया कानून उस पर लाया जाएगा, फिर उस पर वोटिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में कि कितने एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक अलग मैटर हो गया कि वहाँ पर कुछ एमएलए अपना सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ एमएलए अपना सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि एक एमएलए अपने एरिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उस सभी लोगों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एक एमएलए कर रहा है। अभी केवल हम यहाँ ये बात कर रहे हैं, अभी हम लॉ मेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब लॉ मेकिंग की बात करेंगे तब बताएंगे। People elect one representative who then becomes the member of legislative assembly। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, अब पहले मैं थोड़ा सा नाजमा को रिमूव कर देता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि इनके पास ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इनको आप लोगों के साथ में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका हम स्वागत किए दे रहे हैं। कोई बात नहीं। सेल्फ रिमूव, ठीक है। देव, आप भी बीच बीच में करते हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, ठीक है।
देखिए यहाँ पे फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, याद रखिएगा वन रिप्रेजेंटेटिव। एक कंस्टिट्यूंसी से ईच मतलब प्रत्येक, एक कंस्टिट्यूंसी से यानी 68 है तो 68 में जितने भी हैं है ना 68 से ईच कंस्टिट्यूंसी जो होगी ना प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, यानी एक एमएलए बाद में बनेगा, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि जब वो जीतेगा तभी ना एमएलए बनेगा, अगर जीतता नहीं है तो फिर एमएलए बनने का कोई सवाल ही नहीं है। एमएलए के लिए तो चुनाव लड़ रहा है तो मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, लेकिन जब अभी तो केवल उसको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा, लेकिन अगर वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, अगर जीत गया तो फिर एमएलए बन जाएगा, है ना। हु देन बिकम्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यही देखिए इसमें दिया है, हु देन बिकम्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वही जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको आप चुनते हैं, आप लोग चुन लेते हैं, वही लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या हो जाता है, मेंबर हो जाता है, वही लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या हो जाता है, मेंबर हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। फिर देखेंगे यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम डिफरेंट पार्टीज। आपने ये भी ध्यान दिया होगा, आपको ये भी पता होगा कि जो लोग होते हैं ना वो क्या कह रहे हैं, यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फ्रॉम इलेक्शन, जब चुनाव होता है ना तो लोग खड़े होते हैं वहाँ पर, जब लोग वहाँ चुनाव में खड़े होते हैं ना, इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टीज के नाम से खड़े होते हैं। जैसे कल मैंने आपको ना कुछ पार्टियों के नाम बताए थे, भारतीय जनता पार्टी है जिसको बीजेपी कहते हैं शॉर्ट में, कांग्रेस है ना उसको, और एसपी है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज बताई हुई थी। दीज एमएलए देयरफॉर बिलोंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो एमएलए होते हैं ना यही इन्हीं एमएलए से जुड़ी हुई क्या होती है, अलग अलग तरह की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो जैसे कुछ एमएलए आप लोगों का इलेक्शन कुछ लोगों को एमएलए बनना है, तो जो पहले से पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है या तो वो उन पॉलिटिकल पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कह देंगे कि हम आपके पार्टी के मेंबर हो गए, और फिर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, है ना। तो उस पार्टी का भी उनको सपोर्ट मिलता है कि भाई पार्टी से भी है ना वोट्स बहुत सारी मिल जाती हैं। या तो वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको अपने साथ में नहीं रख रही है ना तो अलग से भी कोई एमएलए खड़ा हो सकता है, अदर मैंने कल लास्ट में लिखा था ना अदर में भी वो आ सकते हैं और एमएलए बन सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब बीजेपी कांग्रेस या एसपी या बीएसपी ये जो पार्टी है ना जब किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी में सम्मिलित करेंगी, जोड़ लेंगी, तभी बाद में वो इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज है इसकी, ठीक है ना। क्वेश्चन है हाउ डू अ पीपल हु आर एमएलए, है ना, कैसे लोग क्या एमएलए कौन होते हैं और कैसे वो मिनिस्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो कोई भी एमएलए मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाता है, यानी एमएलए तो ठीक है, लोगों ने वोट दे दिया, एमएलए बन गए, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो गए, और वही एमएलए मैंने आपको कल बताया हुआ था कि वही जितने भी एमएलए होते हैं उन्हीं एमएलए में से जिसके पास नंबर ऑफ एमएलए सबसे ज़्यादा होते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जिसके आधे से अधिक जिस पार्टी के एमएलए आधे से एक अधिक जिसके पास एमएलए होंगे उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट बन गई, उन्होंने दावा कर दिया, गवर्नर के पास गए और वहाँ पर कह दिया कि सर हमारे पास सबसे नंबर ऑफ एमएलए सबसे ज़्यादा है, हम लोग दावा करते हैं यहाँ पर इस प्रदेश में, इस स्टेट में क्या गवर्नमेंट बनाने का। लेकिन उसके बाद वही पार्टी जिसके पास 202 एमएलए हैं, 203 एमएलए या 250 एमएलए हैं, अब उनके पास एक समस्या आएगी, उनके पास प्रॉब्लम ये आएगी, उन्हीं में से बीच में से सारे एमएलए मिनिस्टर नहीं बनते, ध्यान दीजिएगा, जितने एमएलए 202 एमएलए बने हैं वो सारे मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे, एमएलए ही मिनिस्टर बनता है, एमएलए ही आगे चल के क्या बनता है, मिनिस्टर बनता है। लेकिन जितने एमएलए जीते हुए सारे एमएलए मिनिस्टर नहीं बनते हैं। तो मिनिस्टर कितने लोग बनते हैं, मिनिस्टर कितने लोग बनेंगे, मिनिस्टर उतने लोग बनेंगे जितना डिपार्टमेंट होता है। अभी डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट पता चलता है स्टेट से, स्टेट की पॉलिसी से देखेंगे, जैसे कोई स्टेट है
जैसे ये एक स्टेट है, ठीक है। जैसे ये स्टेट है, इस स्टेट में कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं? जैसे इस स्टेट में क्या हो सकता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ठीक है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट किसमें आ जाएगा आपका, है ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझिए कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गया है, स्पोर्ट, है ना। क्या हो गया? कल्चर, सोशल एंड कल्चरल डिपार्टमेंट हो गया, सोशल एंड कल्चरल। इस तरह से आप देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। इस तरह से मैनी डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे एक स्टेट में। भाई इतने सारे होते हैं ना, एजुकेशन शिक्षा मंत्री बनते हैं ना, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। तो इस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, जिसको काम सौंपा जाएगा, वो मिनिस्टर बनेगा। वही एमएलए मिनिस्टर जब बनेगा ना, उस मिनिस्टर के पास रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी? पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट देखने की। यानी हिमाचल प्रदेश है, अगर आपका हिमाचल प्रदेश है, तो उस हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी एजुकेशन के डिसीजन लिए जाएंगे, वो कौन मिनिस्टर देखेंगे? वो मिनिस्टर देखेंगे आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट मतलब ये बिजली विभाग के मंत्री बनते हैं। अब ये सारा काम एक स्टेट में जितने डिपार्टमेंट होंगे, नहीं मंत्री बन जाएंगे। बात समझ गए? तो जितने एमएलए होते हैं टोटल, जैसे मान लीजिए 250 एमएलए का मैंने समझा हुआ था, तो 250 एमएलए में से 250 मिनिस्टर बन जाएंगे क्या? नहीं, जितने डिपार्टमेंट होंगे लगभग 50, 60 या 70 ऐसे करके मिनिस्टर बन सकते हैं। जितना बड़ा, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अभी मैंने आपको कुछ ही नेम यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने डिपार्टमेंट होंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर क्या करेगा? जितना भी सिंचाई का काम है पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में, है ना, वो देखेगा। एग्रीकल्चर, खेती किसानी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, वो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्टर काम करेगा। यहाँ ट्रांसपोर्ट में एक मिनिस्टर बैठा दिया जाएगा कि आपका काम भैया कि आप पूरा ट्रांसपोर्ट देखिए, स्टेट में जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, इस मिनिस्टर का काम है, उस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का। अब ये मिनिस्टर इस मिनिस्टर के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हर मिनिस्टर का काम अलग अलग कर दिया गया। और इन सभी के ऊपर यहाँ पर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर का, ट्रांसपोर्ट का, स्पोर्ट का, खेल मंत्री भी होता है, स्पोर्ट मंत्री। जितना भी स्टेट में जो भी खेल कूद होते हैं ना, उनके ऊपर भी एक मिनिस्टर बैठाया जाता है। स्टेट में जो भी होता है ना, वो सारा काम ही करेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जितना भी डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठेंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने मिनिस्टर बनेंगे, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। बस इसका सीधा आंसर आप ये कह सकते हैं कि जितने एमएलए जीतते हैं उतने मिनिस्टर कभी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर बनते हैं डिपार्टमेंट को लेकर, ठीक है ना। जितने ज्यादा डिपार्टमेंट हम बनाएंगे अपने स्टेट को सुधारने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। अलग स्टेट को कई भागों में बांट दिया जाता है। सिंचाई का काम कोई और देखेगा, है ना, खेती किसानी का, एग्रीकल्चर का मिनिस्टर अलग बना दिया गया, स्पोर्ट का मिनिस्टर अलग, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम अलग किसी को दे दिया गया। लेकिन इन सभी के ऊपर कौन होता है? तो इन सभी मिनिस्टरों के ऊपर आपका चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है? चीफ
यानी इन सभी मिनिस्टरों के ऊपर कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर के अंडर में सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों को मिलाकर चीफ मिनिस्टर और इन मिनिस्टर को मिलाकर क्या बनती है? काउंसिल बनती है, परिषद बनती है, ठीक है ना। क्या बनती है? काउंसिल बनती है, परिषद बनती है। लोग आपस में मीटिंग करते हैं, मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर की और मिनिस्टरों की क्या होती है? जो मीटिंग होती है वही एक काउंसिल बनती है, ठीक है। काउंसिल बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो मंत्रिपरिषद बनती है। और यहीं पर सब लोग सारे मंत्री आपस में बैठ के प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। तो जो एमएलए जीते हैं वो भी काम करते हैं अपने अपने एरिया में, लेकिन एमएलए से ज्यादा पावर आ जाता है। वही एमएलए जब मिनिस्टर बन जाते हैं ना, तो उनके पास ज्यादा पावर आ जाता है। कैसे पावर आ जाता है? क्योंकि एक मिनिस्टर पूरे स्टेट को देख रहा है, एक डिपार्टमेंट देख रहा है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे स्टेट का, जैसे हिमाचल प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का काम इस मिनिस्टर का काम होगा। यहाँ जो मिनिस्टर बना हुआ है वो सारा देखेगा, ठीक है। यहाँ जो मिनिस्टर बना बैठा हुआ है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वो हिमाचल प्रदेश की पूरी, जहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की सारी लाइटों का काम जो भी है इनके पास, ये जो पावर कह देगी वही होगा। लेकिन इनको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर के आदेशानुसार होता है, फिर गवर्नर भी का सहयोग होता है, लेकिन सारा डिसीजन लेने का काम इनका होता है। तो एमएलए में और इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एमएलए तो अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होता है, लेकिन ये जो है अपने डिपार्टमेंट के, पूरे प्रदेश के अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य के अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट, दूसरे के नहीं कि पता चले कि जो ट्रांसपोर्ट वाला जिसको डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट के काम को करने लगेगा मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, इसी तरह से मिनिस्टर अलग है और इन सभी के ऊपर चीफ मिनिस्टर होते हैं। क्लियर है? और जितने एमएलए हैं उतने मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। तो मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है कि एमएलए के पास होती है? बताइए सर। मिनिस्टर के पास। क्यों होती है मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर? सर क्योंकि मिनिस्टर पूरे स्टेट को देखता है। पूरे स्टेट में केवल एक डिपार्टमेंट को, पूरे स्टेट के अपने डिपार्टमेंट को देखता है। एक डिपार्टमेंट ही उसको पूरा दे दिया जाता है कि तुम्हारा काम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, तुम पूरे प्रदेश के पूरे डिपार्टमेंट को देखोगे, उसका काम ही होता है। लेकिन एमएलए का काम आप बताएंगे कि सर एमएलए केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया का ही मालिक होता है, वहीं से चुनाव जीतता है, उन्हीं लोगों के बीच में रहता है, अपने लोगों की समस्याओं को सुनता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बहस करता है, वहां जाके बताता है, ठीक है। लेकिन एक्शन लेने का काम करना, जो पूरे प्रदेश में काम करने वाले लोग हैं, वो काम करने वाले लोग फिर मिनिस्टर होते हैं। काम करने वाले लोग क्या होंगे? मिनिस्टर, अपने अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगे। ये पूरे राज्य में, स्टेट में विकास के लिए काम करेंगे। जैसे कि आपने क्लास 6 में ग्राम पंचायत पढ़ा है, तो ग्राम पंचायत में सरपंच जो होता है उसके अंडर में जो पंच होते हैं, तो ये एक प्रकार से जितने भी मिनिस्टर है ना, एक पंच की तरह समझ लीजिए। और इनका जो सरपंच है वो चीफ मिनिस्टर है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, लेकिन वो एक बहुत छोटे लेवल पर है, ये आप लोग स्टेट लेवल पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, दो लोग हाथ उठा रहे हैं, पूछिए बेटा क्वेश्चन, पूछिए फटाफट। आस्क। नो सर। somebody raised hand। हो गया। ओके, तो देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखेंगे अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वन मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट कैन बी सेड टू बी ए मेजॉरिटी। अंडरलाइन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके चलने। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि दोनों ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सारी डिफिनीशन है चल रही है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब अगर आप जो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसको एक भी उसका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए कितनी बड़ी बात दी गई है। अब पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल मतलब राजनीति करने वाली, राज्य में जो पार्टियां अपना शासन चाहती हैं उन्हीं को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। तो अब पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए क्या करेंगे, जिसके एमएलए
क्या करेंगे, हैव वन मोर देन हाफ नंबर, हैव वन मोर, जीतते हैं कितने से, हाफ देन, आधे से अधिक। वही मैंने कल बताया था ना आपको, वही आपको बताया था ना कि मोर देन हाफ द नंबर, आधे से क्या अधिक, मोर अधिक जीतते हैं, ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज अपने निर्वाचन क्षेत्रों में। तो इन अ स्टेट, किसी भी स्टेट में, तो उनको क्या कहा जाता है, मेजोरिटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मेजोरिटी बोला जाता है। मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि वो पार्टी क्या पा चुकी है, बहुमत पा चुकी है। क्या पा चुकी है, बहुमत पा चुकी है। यानी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन उस पार्टी में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन उस पार्टियों में क्या, बहुत सारी पार्टियां हैं और उन पार्टियों में किसी एक पार्टी ने क्या पा लिया है, मेजोरिटी पा लिया है, बहुमत पा लिया है। क्यों, क्योंकि वो आधे से अधिक उनके एमएलए जीत चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी ना, वही पार्टी उस स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। वही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वही पार्टी क्या बनाएगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे कौन सी पार्टी जीतेगी, तो आप बोलेंगे जिस पार्टी के पास क्या होगा, मेजोरिटी होगी। जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, वही पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, गवर्नमेंट अपनी बनाएगी। अब आगे देखिएगा, तो देखिए कुछ लोग, तो जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया था, 250 एमएलए जीत गए, और हमने उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लिया था कि 400 मान लीजिए वहां पर एमएलए थे, उसमें से 250 एमएलए जीत चुके हैं, तो बचे कितने, फिर बचे कितने, 150 एमएलए जो बचे। तो इन 150 एमएलए को क्या कहा जाएगा, इनको अपोजिशन बोला जाएगा। अपोजिशन क्या बोला जाएगा बेटा, अपोजिशन कहा जाएगा। क्लियर है। जैसे अब आप तुरंत समझ सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 कंस्टिट्यूएंसी एरिया है, इसका मतलब 68 एमएलए होंगे, और जब 68 एमएलए होंगे, इसका आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताइए, 34 आ रहा है ना, बताइए 34 आ रहा है ना। तो इसका मतलब 34 और प्लस 1 कर दीजिए इसमें, तो कितना हो गया, 35। इसका मतलब जिस पार्टी के पास 35 एमएलए होंगे, 35 एमएलए उनके जीत गए होंगे, जिस पार्टी के 35 एमएलए जीत गए होंगे, वो पार्टी क्या बना लेगी, अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। क्लियर है। वो मेजोरिटी में आ जाएगी, और बाकी बचे जो लोग होंगे वो अपोजिशन में आ जाएंगे। ठीक है ना, अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल असेंबली, हिमाचल प्रदेश का